इस लेक्चर में हम लोग नेशनलिज्म का क्या मतलब है, नेशन स्टेट का क्या मतलब है, साथ में यूरोप में कैसे नेशनलिज्म आया और क्या क्या चैलेंजेस थे इनिशियल फेज में नेशनलिज्म के और उसके क्या कॉन्सिक्वेंस हैं, उस इन सब को हमको देखना है। तो सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि नेशनलिज्म है क्या। तो नेशनलिज्म क्या है कि एक तरह की फीलिंग है अमॉन्ग ए सर्टेन कम्युनिटी, जहाँ की वो पर्टिकुलर कम्युनिटी अपने आप को एक पर्टिकुलर टेरिटरी से एसोसिएट करती है। और ये एसोसिएशन जो है अलग अलग बेसिस पे हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एसोसिएशन जो है आपको बेसिस ऑफ लैंग्वेज हो सकता है, हिस्ट्री हो सकता है, रिलीजन हो सकता है, कल्चर हो सकता है। तो बेस्ड ऑन दीज ऑल क्राइटेरियाज आप क्या होता है, एक कम्युनिटी बिल्डअप होती है जो कि अपने आप को एक दूसरे से एसोसिएट करती है और यह चाहती है कि चूंकि हम सभी लोग एक जैसे हैं तो हमारा अपना रूल होना चाहिए, हमारा सेल्फ रूल होना चाहिए। और वो जो है सेल्फ रूल के लिए डिमांड करते हैं। इसी को नेशनलिज्म कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल तिब्बत का केस लेते हैं। तिब्बत के जितने लोग हैं वो सारे बुद्धिस्ट हैं। वो सारे ये फील करते हैं कि हम जो है मेन चाइनीज़ टेरिटरी से अलग हैं, हमारा अपना रिलीजन है। चाइना चूँकि कम्युनिस्ट सोसाइटी है तो वहाँ पर रिलीजन का ज़्यादा बिलीफ नहीं है या ग्रोथ नहीं हुआ। तो क्या हुआ कि अब जो है बुद्धिस्ट लोग ये सोच के कि हम जो है नॉर्मल जो है चाइनीज़ लोगों से अलग हैं, हमारा अपना शासन होना चाहिए, हमारा अपना इंडिपेंडेंस होना चाहिए और सेल्फ रूल होना चाहिए। ठीक है। और एक पर्टिकुलर टेरिटरी होगी तभी सेल्फ रूल का कॉन्सेप्ट आएगा। तो ये है नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जांपल फिलिस्तीन के लिए जो आज़ादी की लड़ाई हो रही है, अगेन सारे फिलिस्तीनी अपने आप को क्या सोचते हैं, हिस्टोरिकली हम जो है इजरायली लोगों से अलग हैं और इस कारण से हमको जो है अलग से देश चाहिए, क्योंकि इजरायली लोग जो हैं वो यहूदी हैं जबकि फ़िलिस्तीनी लोग मुस्लिम हैं, तो उनको अपना एक अलग स्टेट चाहिए। सेम अगर थोड़ा सा क्रिटिकल होके सोचे तो इंडिया के केस में फॉर एग्जांपल नागाज ये बिलीव करते हैं कि वो सारे लोग एक हैं। ठीक है। तो वो उनका अपना टेरिटरी वो ग्रेटर नागालिम की डिमांड करते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं एक एक्सप्रेशन ऑफ जो है नेशनलिज्म है। तो नेशनलिज्म बिल्कुल एथनिसिटी की तरह है। एथनिसिटी में भी सेम कॉन्सेप्ट है कि लोग एक जगह एक जैसा फील करते हैं, बट अंतर क्या है कि एथनिसिटी के साथ लोग सेल्फ रूल की डिमांड नहीं करते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बंगाली एक एथनिसिटी है, लेकिन बंगाली लोग सेल्फ रूल की डिमांड नहीं कर रहे हैं। ये नहीं कह रहे हैं कि बंगाली लोग कि हमको अलग से देश दे दो। जिस दिन वो लोग अलग से देश की डिमांड करने लगेंगे उस दिन वो लोग भी नेशन बन जाएंगे। नेशन मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल जो कि अपने आप को एक टेरिटरी से एसोसिएट करके सेल्फ रूल की डिमांड करने लगेंगे, तो वो एक तरह से नेशन बन जाएंगे। लेकिन ये जो बेसिस है अटैचमेंट का एक दूसरे के प्रति, मोस्टली ये क्या होता है ना, इसका एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल सेम लैंग्वेज बोलने वाला, सेम जोग्राफिकल एरिया होना चाहिए, किसी तरह का हिस्टोरिकल डिप्रीवेशन होना चाहिए। तो इस तरह के अलग अलग जो है हिस्टोरिसिटी थोड़ी सी जरूरी है, क्योंकि तभी लोग जो है इमोशनली अटैच होंगे। इवन कि हमको सेल्फ रूल चाहिए। ठीक है। तो ये था कॉन्सेप्ट नेशन का। अब या नेशनलिज्म का। ठीक है। वो जो ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो एक जैसा फील करते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल जो एक जैसा फील करते हैं उनको क्या बोलते हैं, नेशन बोलते हैं। ये बिल्कुल एथनिसिटी की तरह है इन ऑल अदर आस्पेक्ट। केवल अंतर क्या है, एथनिसिटी के लिए जो है सेल्फ रूल का डिमांड नहीं होना चाहिए। हालांकि एथनिसिटी कई बार टेरिटरी के बेस पे भी होती है, बट नॉट नेसेसरली टेरिटरी के बेस पे होती है। बट नेशन बनने के लिए आपको टेरिटरी, जिसको कि ये लोग सेल्फ रूल करना चाहेंगे, और सेल्फ रूल, ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये दोनों
एस्पेक्ट उस ग्रुप ऑफ पीपल जो एक दूसरे से एसोसिएट करते हैं वो होना ही चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि वो नेशन है। ठीक है, और ये जो फीलिंग है एसोसिएशन की, ये जो फीलिंग है सेल्फ रूल की, इसी को नेशनलिज्म बोलते हैं। अब ये तो नेशन हो गया, लेकिन नेशन स्टेट अलग है। अगर ऐसे लोगों को सेल्फ रूल मिल जाता है, जब ऐसे लोग डिमांड करते हैं और उनको सेल्फ रूल मिल जाता है, देन दे आर कॉल्ड नेशन स्टेट। फॉर एग्जाम्पल, फ़िलिस्तीन डिमांड कर रहा है, अभी नेशन है, लेकिन जिस दिन फ़िलिस्तीन को आज़ादी मिल जाएगी और वहाँ पर गवर्नमेंट बन जाएगा, उस दिन फ़िलिस्तीन नेशन स्टेट बन जाएगा। अभी केवल नेशन है फ़िलिस्तीन, लेकिन स्टेट नहीं है, क्योंकि उसका अपना पॉलिटिकल स्ट्रक्चर नहीं है। तो जिस दिन उसको मिल जाएगा, पावर मिल जाएगा अपना गवर्नमेंट बनाने का, उस दिन वो नेशन स्टेट बन जाएगा। तो ये डिफरेंस है बिटवीन नेशन एंड नेशन स्टेट। अब हम देखते हैं टाइमलाइन ऑफ राइज ऑफ नेशनलिस्टिक फीलिंग इन यूरोप। तो 1800 तक मतलब नेशनलिज्म जैसा कोई भी चीज़ नहीं था। ठीक है, लेकिन फिर 1800 में, 1800 से यानी कि 1900 के बीच का ये जो फेज है, इस फेज में नेशनलिज्म एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन गया। इस नेशनलिज्म के कारण कई जगह यूनिफिकेशन हुआ और कई जगह डिसइंटीग्रेशन हुआ। फॉर एग्जाम्पल, ऑटोमन एम्पायर, और यूनिफिकेशन इटली, जर्मनी। यहाँ पर जो है अगर देखिएगा तो ऑस्ट्रिया को भी बहुत सारा झेलना पड़ा था। तो हो क्या रहा है कि नेशनलिज्म के फीलिंग के कारण, मान लीजिए कि किंगडम्स तो आर्बिट्रेरी बनते थे, राजा जो एरिया जीत गया वो किंगडम बन गया। तो मान लीजिए कि ऑस्ट्रिया का ये इतना बड़ा किंगडम है, इसमें कुछ पार्ट जर्मन लोग रह रहे हैं जो जर्मन बोलते हैं, कुछ इटली के लोग रह रहे हैं, और ये राजा जो है ऑस्ट्रियन है। तो इसके कारण जब राइज ऑफ नेशनलिज्म होगा तो सारे जर्मनी वाले क्या सोचेंगे कि हम लोग को एक जगह होना चाहिए, हमारा एक अपना जो है किंगडम होना चाहिए। तो ये जर्मन किंगडम बनाने की कोशिश करेंगे, और ये वाले पार्ट में जो ऑस्ट्रिया के लोग हैं ये इनमें मिलना चाहेंगे, मेन जर्मन ग्रुप के साथ मिलना चाहेंगे। ठीक है, सेम हो गया कि इटली के जो लोग हैं वो अपना इटली के साथ मिलना चाहेंगे, और इस जो ग्रुप है, इस जो हेट्रोजीनियस ग्रुप है उससे बाहर आना चाहेंगे। और इसका सिंपल कारण क्या है कि किंगडम जो था वो नेशनलिस्टिक फीलिंग या लिंग्विस्टिक बेसिस या किसी और बेसिस पे नहीं बना था, वो तो सिंपल था कि राजा जहाँ तक जीत गया वहाँ तक किंगडम आ गया। ठीक है, तो कहते हैं कि ये जो फेज है आपका 1800 से 1900 तक, ये वह फेज है जहाँ की नेशनलिज्म वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन फॉर लोगों के लिए हो गया। ठीक है, और 1800 तक मोस्टली कोई भी मतलब नेशनलिज्म वाली बात नहीं थी, केवल कुछ लोग नेशन बन चुके थे, नेशन स्टेट बन चुके थे। उसमें इंग्लैंड है और फ्रांस। और इंग्लैंड का कारण था, अगर आपको याद आ रहा होगा, कि वॉर ऑफ रोजेस। और फ्रांस का था 100 ईयर्स ऑफ वॉर। इसके कारण क्या हुआ था, 100 ईयर्स ऑफ वॉर के कारण दोनों जगह क्या हुआ था कि फ्यूडल सिस्टम कमज़ोर हुआ था और किंग का पोजीशन स्ट्रांग हुआ था। तो किंग के अराउंड उस वक्त नेशन बने थे। ठीक है, तो ये तो हो गया कि ये फ्रांस और इंग्लैंड एक तरह से नेशन स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे थे, बट उसके अलावा बाकी जगह नेशनलिस्टिक फीलिंग अभी इमर्ज ही हो रही थी। और अगर आपको याद होगा कि 1815 में कांग्रेस ऑफ वियना हुआ है।
इस कांग्रेस ऑफ वियना में क्या हुआ था कि मेटरनिच ने वापस से अरिस्टोक्रेसी को रिस्टोर किया था और इनलाइटमेंट आइडियाज़ को क्रिटिसाइज़ किया था, क्योंकि वो इनलाइटमेंट आइडियाज़ को डिटेस्ट करता था और उसके हिसाब से पॉपुलर सॉवरेनिटी जैसा कोई चीज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि राजा जो है वो पीस को लीड करता है। ठीक है, तो जहाँ इसके कारण से, कांग्रेस ऑफ वियना के कारण से इंटरनेशनल लेवल पर तो पीस था, वहीं पर इंटरनल लेवल पर यानी एक्सटर्नल लेवल पे पीस है, इंटरनेशनल रिलेशंस में पीस है, बट इंटरनल लेवल पर ये नेशनलिज्म की भावना ग्रो कर रही थी, जिसको कि उसने एड्रेस नहीं किया था, क्योंकि आर्बिट्रेरी जो है कुछ कुछ एरिया इसका उसको दे दिया, उसका उसको दे दिया और सेटल कर दिया। बेसिकली बेसिस क्या था कि जिन लोगों ने नेपोलियन का साथ दिया है उनको पिनलाइज किया जाए, जो लोग नेपोलियन के अगेंस्ट लड़े हैं उनको अवार्ड दिया जाए। तो दैट इज़ ए टोटल आर्बिट्रेरी आइडिया, जिसके बेस पर कि आप एरियाज़ को बांट सकते हो। सो इट वॉज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ नेशनलिस्टिक फीलिंग। तो वो जो नेशनलिज्म का जो फीलिंग होगा वो क्या होगा, कांग्रेस ऑफ वियना सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, और इसके कारण जो सेटलमेंट हुआ था कांग्रेस ऑफ वियना के अगेंस्ट, जो सेटलमेंट हुआ है कांग्रेस ऑफ वियना में, उसके अगेंस्ट इंटरनल मूवमेंट्स चालू हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि अलग अलग कारण क्या हैं जिसके कारण कि नेशनलिज्म का राइज हुआ है। तो सबसे पहला कारण है कि आप अगर देखना शुरू कीजिए, कारण देखने से पहले एक थोड़े से देर के लिए, कि हम लोग कैसे कैसे मूव कर रहे हैं। तो एक टाइम था फ्यूडल टाइम में तो नेशनलिस्टिक जैसी बात ही नहीं थी, लोकलाइज लॉयल्टी थी, राजा सबसे वीक हुआ करता था। ठीक है, तो फ्यूडल सिस्टम में दो चैलेंजेस थे नेशनलिस्टिक फीलिंग के राइज में। एक तो लॉर्ड का प्रेजेंस, फ्यूडल जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है इसमें लॉयल्टी लॉर्ड या लोकल लीडर के पास है, नेशन के लेवल पे नहीं है, एक ये चैलेंज था। और दूसरा रिलीजन। तो ये जो रिलीजन का चैलेंज है ये कहीं ना कहीं थ्रू रेनेसां के टाइम पे, और जो बचा था वो इनलाइटमेंट के टाइम पर, ये जो इन्फ्लुएंस था रिलीजन का वो कहीं ना कहीं स्ट्रांगली ख़त्म हो चुका था। और अब जो है रिलीजन काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले नहीं कर रहा था, और लोग जो है अपने नेशनैलिटी के बेस पे इकट्ठा हो सकते थे। एक टाइम था कि जब रिलीजन इतना डोमिनेंट था कि वही डिसाइड करता था कौन सा एरिया का राजा कौन होगा, वो हटा सकता था, वो उसको मतलब उस पर वेरियस काइंड ऑफ सैंक्शंस लगा सकता था। तो ये एक नेशनलिस्टिक फीलिंग के राइज होने में कहीं ना कहीं क्या था, बाधा था, क्योंकि लोग अपने आप को क्रिश्चियनिटी से ज़्यादा एसोसिएट करते थे एज कम्पेयर टू कि वो अपने राजा से अपने आप को एसोसिएट करें। दूसरा, लॉर्ड जो थे वो लोकल क्या कहते हैं कि लोकल लॉयल्टी को प्रमोट करते थे, न कि राजा के प्रति लॉयल्टी, तो नेशन के प्रति कुछ नहीं था। ठीक है, तो ये इनलाइटनमेंट और रेनेसां के आइडियाज़ ने इन दोनों सिस्टम को कहीं ना कहीं क्या किया है, वीक किया है। ठीक है, दूसरा क्या है कि दूसरा जो चीज़ है वो हुआ है, ये तो पहला कारण हो गया इनलाइटनमेंट एंड रेनेसां। दूसरा कारण हो गया कि जब अब ट्रेड का इमरजेंस हो गया, हमने क्या देखा था कि रेनेसां के बाद से ट्रेड का इमरजेंस हुआ है और अलग अलग कंट्रीज़ में लोग जा रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं नए नए ट्रेड को। और उन सब ट्रेड को सपोर्ट कौन कर रहा था, वहाँ का किंग सपोर्ट कर रहा था, वहाँ का राजा सपोर्ट कर रहा था। और जब ये ट्रेड होता था तो उसमें टैक्स भी राजा को मिलता था। तो नए ट्रेड के इमरजेंस के कारण एक तो किंग को टैक्स मिला, तो इससे किंग का पोजीशन सुधरेगा, किंग का पोजीशन स्ट्रांग होगा एटलीस्ट एक नेशनल लेवल पर। दूसरा, मिडिल क्लास का ग्रोथ होगा, और ये मिडिल क्लास ये जो फ्यूडल लॉर्ड्स है इसके अगेंस्ट था, क्योंकि ढेर सारे फ्यूडल लॉर्ड्स है, सब अपने मन से चला रहे हैं, और ना ही वो इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह का दे पा रहे थे जो कि एक मर्चेंट या एंटरप्रेन्योर लोग को चाहिए, बल्कि राजा दे सकता था। ठीक है ना, तो मिडिल क्लास के लिए एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी, एक स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिसी बहुत जरूरी है। तो मिडिल क्लास भी किंगडम को इनिशियल फेज में सपोर्ट किया है उन लोगों ने। ठीक है, बाद के फेज में भले ही वो लोग चाह रहे थे कि राजा को भी हटा दें, बट इनिशियल फेज में उन लोगों ने किंग को सपोर्ट किया, क्योंकि वो ऑब्वियसली लॉर्ड या फ्यूडल सिस्टम से बाहर आना चाह रहे थे।
ठीक है। तो ये मिडिल क्लास का ग्रोथ जो है अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है। और तीसरा, फिर से मिडिल क्लास का ग्रोथ हम डिस्कस करते हैं। और मिडिल क्लास के ग्रोथ के कारण क्या हो रहा था कि अब जो है, अब फीलिंग ऑफ पॉपुलर सॉवरेनिटी या इनलाइटनमेंट आइडियाज़ को इन लोगों ने बहुत जल्दी कैच किया। और अब ये लोग डिमांड कर रहे हैं कि हमारा अपना शासन होना चाहिए। ठीक है। तो जहाँ की एक टाइम था कि फ्यूडल सिस्टम था, जहाँ की आप सोच भी नहीं सकते थे अथॉरिटी को चैलेंज करने का, उसके बाद फ्यूडल सिस्टम के बाद हमारा ऐसा सिस्टम आया जहाँ की सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात होने लगी। तो इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट की जब भी बात होगी तो यहाँ से क्या होगा, लिमिटेड गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट आएगा। लिमिटेड गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट आएगा कि सरकार लिमिटेड होनी चाहिए, राजा मनमानी नहीं करेगा, अगर राजा भी होगा तो पार्लियामेंट की बात मानेगा, हमारे लोगों के रिप्रेजेंटेटिव डिसीजन लेंगे। तो एक तरह से कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। ठीक है, कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की बात होगी। तो फ्यूडल सिस्टम था जहाँ टोटल डिवोशन था, आप सोच भी नहीं सकते थे चैलेंज करने का, वहाँ से आप सोशल कॉन्ट्रैक्ट वाले मोड में आ गए हैं पोस्ट इनलाइटमेंट। अब अभी भी जो है, जैसे फॉर एग्जांपल इंग्लैंड में क्या हुआ था, इंग्लैंड में अगर आपको याद होगा तो ग्लोरियस रिवॉल्यूशन के थ्रू जो है सरकार जो था वो पार्लियामेंट स्ट्रांग हो गया और किंग जो है वो काफ़ी लिमिटेड रोल में चला गया। तो एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ गई। सेम उसी तरह से अगर आप देखेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के इनिशियल फेज में क्या हुआ, जब फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाया नेशनल असेंबली ने, तो उसने भी क्या किया, किंग को जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बना दिया, जहाँ की सारा डिसीजन नेशनल असेंबली को लेना था और राजा लुई 16 जो था केवल ठप्पा लगाने के लिए था। राइट। तो कहीं ना कहीं फ्यूडल सिस्टम से हम जब बाहर निकले, जब पहली बार अथॉरिटी, पॉलिटिकल अथॉरिटी को चैलेंज करने लगे इनलाइटमेंट आइडियाज़ के बाद, तो लिमिटेड गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, पार्लियामेंट्री सिस्टम, इन सब की बात होने लगी। और उसी का एक नेचुरल एक्सटेंशन मैंने पिछले भी लेक्चर में बताया था कि जब आप सेल्फ रूल की बात करते हो, जब सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हो, तो आप ही सोचो कि अगर आप ये चाहोगे कि हम सब मिल के सरकार बनाए, सरकार हमारे प्रति रिस्पॉन्सिबल है, तो आप लीडर किसको चाहोगे, आर्बिट्रेरी पर्सन को नहीं चाहोगे, आप क्या चाहोगे, आप ही के ग्रुप में से कोई लीडर बने। और यही तो नेशनलिज्म है, यही तो एक ग्रुप की फीलिंग है कि हमको रूल करने वाला हमारा बंदा होना चाहिए। तो नेपोलियन बाहर से आके हमको कैसे रूल कर सकता है जर्मनी में, हमको तो हमारा बंदा रूल करने वाला चाहिए। ठीक है ना। मान लीजिए अगर आपके यहाँ इलेक्शन होगा, बिहार में इलेक्शन होगा, तो आप थोड़ी जाके बंगाल के कैंडिडेट को जो है वोट कर दोगे, आप क्या चाहोगे कि बिहार का ही कैंडिडेट जीते। राइट। तो ये है नेशनलिस्टिक फीलिंग। तो ये जब भी वोटिंग या सोशल कॉन्ट्रैक्ट या कहीं ना कहीं पॉपुलर सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट आएगा, जहाँ लोग सरकार को डिसाइड करेंगे, तो वहाँ पर ये जो सेल्फ गवर्नमेंट वाली फीलिंग है वो नेचुरल उसका एक्सटेंशन है। ठीक है। तो नेशनलिज्म वाज एन आउट ग्रोथ ऑफ द मॉडर्न पॉलिटिकल आइडियाज ऑफ इनलाइटमेंट। और नेशनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है अपने आप में एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। मतलब ये कॉन्सेप्ट जो है आपको फ्यूडल टाइम पर नहीं था, ये नेशन होना चाहिए और नेशन के बेसिस पे नेशन स्टेट होना चाहिए, ये काफ़ी अपने आप में एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। ठीक है। इसके तो हम क्या कह सकते हैं कि पहला कारण जो हम लोगों ने देखा वो था, आपका पहला कारण हो गया कि इनलाइटमेंट के कारण और रेनेसां। इन दोनों के कारण क्या हुआ, इस्टेब्लिश्ड अथॉरिटी को चैलेंज हुआ, रेनेसां के कारण मोस्टली रिलीजन, इनलाइटमेंट के कारण पॉलिटिकल। तो अब क्या हो गया कि हम लोग डिमांड करने लगे कि स्टेट शुड बी रिस्पॉन्सिबल, स्टेट शुड बी, क्या कहते हैं, मीटिंग द नीड्स ऑफ जनरल विल। ठीक है। तो ये हो गया।
दूसरा हम लोगों ने कारण देखा कि ट्रेड जो जो सपोर्ट हुआ, जो रेनेसां पीरियड के बाद से ट्रेड का ग्रोथ हुआ, उस ग्रोथ के कारण किंग का पोजीशन स्ट्रांग हुआ। और साथ में क्या हुआ कि मिडिल क्लास का ग्रोथ हुआ। और मिडिल क्लास किंगडम को शुरुआती फेज में प्रेफर कर रहा था ओवर फ्यूडल सिस्टम, क्योंकि फ्यूडल सिस्टम में टू मैनी अनसर्टेनिटीज हैं। एटलीस्ट किंगशिप में एक अनसर्टेनिटी, एक राजा मतलब सन की हो सकता है, बट फ्यूडल सिस्टम में तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सपोर्ट है, किसी तरह का सपोर्ट नहीं है। ठीक है, तीसरा हो गया मिडिल क्लास का ग्रोथ। मिडिल क्लास के ग्रोथ के कारण क्या होगा, इनलाइटमेंट आइडियाज़ को वो लोग पकड़ के वो लोग सेल्फ रूल, सेल्फ गवर्नमेंट की बात करेंगे और उसी से नेशनलिस्टिक फीलिंग आएगी, क्योंकि एक नेचुरल एक्सटेंशन है, ये मॉडर्न आइडिया है इसका। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखें तो इसमें नेपोलियन का भी बहुत रोल है। तो नेपोलियन के बारे में मैंने तो आप लोग को ऑलरेडी बताया था कि नेपोलियन ने नेपोलियनिक कोड लाया तो एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर आया। फिर क्या है, उसने स्कूल्स में क्या किया, फ्रेंच लगा दिया, डायलेक्ट हटा दिया। फिर नेशनल फ्लैग जो डेवलप हुआ था फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे, उसने यूनिफाई किया। तो कहीं ना कहीं एक यूनिफाई करने का काम में नेपोलियन काफ़ी सक्सेसफुल रहा था। तो नेपोलियन जब पूरे यूरोप में शासन करेगा तो कहीं ना कहीं वो आइडियाज़ जो है फ्रांस से इमिनेट होके देश के बाकी बाकी पार्ट में भी जाएंगे। और जो वही मैटरनिच का स्टेटमेंट है कि फ्रांस में जो होता है वो बाकी जगह भी फैलता है, वो यहाँ से आप समझ सकते हो इस आइडियाज़ के रूप में भी कि नेशनलिज्म का आइडिया। और इसी में है कि दूसरा जो है 1948 का जो रिवॉल्यूशन हुआ है फ्रांस में, ठीक है, तो उसके बाद भी जो है कई सारे कंट्रीज़ में जो है कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के लिए डिमांड बढ़ा है, इवन इंक्लूडिंग प्रूसिया, जो कि बाद में जर्मनी बनेगा जर्मन यूनिफिकेशन के टाइम पर। ठीक है, तो इवन प्रूसिया में होगा। ठीक है, तो वहाँ की सरकार क्या करेगी, लोगों को थोड़ा सा राइट्स देगी। अपना रोल जो है, किंग का रोल थोड़ा लिमिटेड हो जाएगा। पार्लियामेंट फॉर्म होगा, पार्लियामेंट में कुछ लोग एग्जीक्यूटिव बन जाएंगे जो किंग को सपोर्ट करेंगे या किंग के काम करने में मदद करेंगे। तो इस तरह के रिफॉर्म्स आएंगे। तो एक तरह से ये जो रिवॉल्यूशन है 1948 का, कहते हैं ना आग लगा दिया, आग लगा दिया, तो ये आग लगाने वाला काम कर रहा था 1948 का रिवॉल्यूशन। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट कारण था नेशनलिज्म के स्प्रेड का। अब अगर हम कॉन्सिक्वेंस देखने की कोशिश करें कि नेशनलिज्म का क्या कॉन्सिक्वेंस था, तो उसमें नेशनलिज्म के फीलिंग के कारण क्या हो रहा था कि जहाँ लोग डिस्ट्रीब्यूटेड थे, एक जो लोग नेशन जैसा फील कर रहे थे, फॉर एग्जांपल जर्मन, तो मेजॉरिटी लोग जो थे प्रूसिया में थे, बट उसके अलावा छोटा 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 कई सारे लोग थे। कुछ पार्ट जो था फ्रांस के पास था, कुछ पार्ट जो है आपका ऑस्ट्रिया के पास था। तो जर्मनी ने प्रूसिया के लीडरशिप में क्या हुआ कि जितने जर्मन लोग एक जगह थे, ठीक है, बिस्मार्क का उसमें रोल आएगा जर्मनी के यूनिफिकेशन में, तो वो लोग सब मिलके एक जर्मन स्टेट बनाएंगे ताकि एक नेशन स्टेट बन सके जर्मन लोगों के लिए। तो एक तरह से यूनिफिकेशन का काम हुआ। सेम काम इटली में हुआ था कि इटली में भी जो था कुछ लोग का फ्रांस पे कब्जा था, कुछ का ऑस्ट्रिया पे था, कुछ पोप ने पकड़ के रखा था कुछ पार्ट को। तो फिर इटालियन लोग एक साथ होंगे और फिर उन सबको हटाएंगे और फाइनली इटली का यूनिफिकेशन होगा। तो एक तो कॉन्सिक्वेंस हो गया आपको कि क्या कह सकते हैं हम लोग, यूनिफिकेशन, एक कॉन्सिक्वेंस हो गया यूनिफिकेशन। और दूसरा कॉन्सिक्वेंस सिम जस्ट इसका अपोजिट, डिसइंटीग्रेशन। अब जहाँ पर जो किंगडम के अंदर अलग अलग एथनिसिटी के लोग रहेंगे, वहाँ के सारे लोग क्या होंगे, अपना अपना ग्रुप बना के अपना अपना नेशन की डिमांड करेंगे। तो वैसे में क्या होगा, फ्रेगमेंटेशन होगा। फॉर एग्जांपल ऑटोमन एम्पायर जो था उससे बाल्कन्स अलग हुए। ठीक है, उसी तरह से ऑस्ट्रिया ने क्या कर रखा था कि अच्छा खासा बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट, फॉर एग्जांपल इटली का कुछ पार्ट कब्जा कर रखा था, कुछ पार्ट जर्मनी वाले बोलने वाले लोगों का कब्जा कर रखा था। तो वो सारे लोग भी अलग होंगे। ठीक है, तो कुछ लोगों का इंटीग्रेशन होगा और कुछ लोगों का डिसइंटीग्रेशन होगा। तो हमारे लिए इसमें जो है यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड जर्मनी इज़ इम्पॉर्टेंट, तो हम लोग अब उसको देखेंगे।